नमस्कार फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग की स्टडी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में जो जीएस 1 पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे और जिसमें है 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में लागू किया गया द्वैध शासन प्रणाली क्या थी और इसके द्वैध शासन प्रणाली लागू करने के परिणाम क्या रहे, लोगों के बीच में या राजाओं ने क्या प्रतिक्रिया दिया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, शॉर्ट है तो छोटा सा ही लिखना है, ज्यादा नहीं है बड़ा। बक्सर युद्ध के बाद जब क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन करके अप्रैल 1765 में आया, और आप सभी लोग को पता है कि बक्सर युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। और यह एक तरह का निर्णायक युद्ध था, इसलिए निर्णायक था कि इसमें जो 3 प्रमुख राजा हैं, जिनमें थे दिल्ली के जो राजा थे एंड मुगल शाह प्रशासक, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एंड बिहार के थे मीर जाफर, इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना ने मिलकर के रॉबर्ट क्लाइव की सेना के साथ युद्ध किया था और फाइनली इन लोगों ने पराजित हुआ था। तो अंततः दिल्ली, अवध एंड उत्तर पूर्व बिहार और भारत के पूरे क्षेत्रों पे अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। भले ही दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से अंग्रेजों की सेना ने पराजित किया था। ठीक है, और वापस से जब दोबारा जीत हासिल करके रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बनाए गए अप्रैल 1765 में, 1764 में युद्ध हुआ था, अक्टूबर 1764 में, एंड अप्रैल 4-5-6 महीने के बाद फिर वापस से रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बना दिए गए। तो उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला को इलाहाबाद की संधि की 1765 अप्रैल में आकर के, क्योंकि ये युद्ध में पराजित हो चुके थे, तो संधि के तहत जो भी नीतियां बनाई गई अंग्रेजों को ये मानने के लिए कहीं न कहीं बाध्य थे। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई थी। शाह आलम से कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। क्योंकि भले ही मीर जाफर जो थे, मीर कासिम, वो बंगाल के थे, परंतु वो टैक्स अपना जो होते हैं टैक्स का कुछ हिस्सा बंगाल को देते थे। बंगाल ने दिल्ली को मुगल जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय उनको दिया करते थे। भले ही वो एक स्वतंत्र राज्य बना चुके थे, परंतु टैक्सेस दिल्ली को भेजा करते थे। तो इस प्रकार से चूंकि उनको हरा दिया गया था, तो अंग्रेजों ने अब बंगाल तो इनके अधीन आ गए थे, उड़ीसा और बिहार भी पूर्णतया अधीन आ गया था, परंतु अभी भी अवध के शुजाउद्दौला एंड दिल्ली के शाह आलम द्वितीय अपनी सत्ता पे काबिज थे। भले ही वो युद्ध में हार चुके थे, परंतु उनकी कंट्रोल उनके सत्ता से, उनके राज सिंहासन से नहीं गई थी। तो फाइनली जिन एरिया पे इनका पूर्णतया कंट्रोल हो चुका था, क्योंकि बंगाल, बिहार, प्लासी के युद्ध से उनके कंट्रोल में था, तो यहाँ की दीवानी जो थी उनको शाह आलम द्वितीय के माध्यम से प्राप्त हुई। और वहीं बंगाल के नवाब को निजामत, शांति और सुव्यवस्था स्थापना का दायित्व मिला। और जो नवाब के निजामत थे तो उनको मिला कि आप यहाँ का प्रशासन या फिर यहाँ शांति सुव्यवस्था, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, जनता, अपने राजा के प्रति कहीं ना कहीं वो लॉयल थे। तो अगर ब्रिटिशर्स उन पर काबिज होते तो हो सकता था वो विद्रोह करते, दंगा करते। इसीलिए जो वहाँ के मेन होते हैं राजा के दरबार का एक प्रमुख पद होता था निजामत, जिनको कि शांति और सुव्यवस्था स्थापित अपने राज्य में करने का दायित्व दिया गया। और दीवानी अर्थात धन दौलत के जो भी था, टैक्स वगैरह, वो सारे मैटर अंग्रेज अपने हाथ में ले लिए, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ मुनाफा से मतलब था, शासन करने से मतलब नहीं था। किंतु कंपनी इस पूरे उत्तरदायित्व को भली भांति निर्वाह करने में असमर्थ थी। इसके बावजूद कंपनी भली भांति इसको निर्वाह नहीं कर सकती थी, प्रशासन नहीं चला पा रही थी, क्योंकि कंपनी तो व्यापारी था ना, तो कंपनी राजद नहीं था, एक वो संस्था थी, तो वो पूरे अच्छे से प्रशासन या अपना क्षेत्र को क्रियान्वयन नहीं कर पा रहा था। अतः क्लाइव ने शांति और सुव्यवस्था जो निजामत का कार्य था उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व बंगाल के नए नवाब नजमुद्दौला को सौंप दिया। तो अच्छे से नहीं इनका कार्य हो रहा था, यहाँ की जनता नहीं संभल पा रही थी,
तो जो वहाँ के कार्यकर्ता निजामत जो पद है उनको मिला था सारी जिम्मेवारी। अब वहाँ पे इन लोगों को समझ आया कि एक नया नवाब बनाना चाहिए, एक नया यहाँ का राजा बनाना चाहिए, भले ही दिखाने का नाम मात्र का ही हो, पर जनता को अच्छे से सुचारू तरह से प्रशासन चलाने के लिए निजामुद्दौला को वहाँ का राजा का नवाब बना करके सौंप दिया गया और सैन्य सुरक्षा तथा माल गुजारी की वसूली अपने हाथ में रख ली। और जो वित्त था सैन्य सुरक्षा, क्योंकि दंगे फसाद ना हो या फिर लोग विद्रोह ना करें, इसके लिए सैन्य सुरक्षा भी अपने पास रखे। और इनको ये भी डर था कि कहीं ना कहीं अगर सैन्य सुरक्षा नवाब के पास रहेगा तो वो फिर से हो सकता है कि अपना सेना का गठन करे और हमारे पे अटैक करे, इसलिए भी सैन्य सुरक्षा अपने पास रखिए और माल गुजारी की वसूली जो टैक्स था वो भी अपने पास रखिए। तो वित्त और सेना पर कंट्रोल कर लिए, बाकी प्रशासन के देख रेखिए उनको सौंप दिए। इस प्रकार बंगाल में दो शक्तियों का शासन स्थापित हो गया, जिसे ही द्वैध या दोहरा शासन कहते हैं। तो इस प्रकार से एक तरह से नवाब इन्होंने बना दिया था, नवाब का शासन, और उसके साथ ही साथ इन लोगों का भी शासन, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का भी शासन रहा था। तो चूंकि दो लोग शासन कर रहे थे, दोनों लोग के लिए दो प्रकार के टैक्स लगाए गए। ये मालगुजारी टैक्स लेते थे और इनको भी तो कुछ हिस्सा चाहिए, तभी तो ये प्रशासन चला पाएंगे। तो इस प्रकार से द्वैध शासन या दोहरा शासन हो गया, दो लोगों के द्वारा मिलकर शासन किया जाने लगा। द्वैध शासन के परिणाम को दो आधार पर विस्तृत रूप में हम लोग समझ सकते हैं। द्वैध शासन के आखिर क्या दृष्टिकोण थे, कितना इससे फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो इनके दो दृष्टिकोण है। एक तो अपना अंग्रेजों का दृष्टिकोण, वो अपने हिसाब से सोचते थे, और दूसरा भारतीयों का दृष्टिकोण कि भारतीय जनता, आम जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ा और कितना इससे लॉसेस सहने पड़े थे। अंग्रेजी सरकार के दृष्टिकोण में सबसे पहला पॉइंट था कि निजामत और दीवानी कार्यों के बंटवारे से कंपनी का कार्यभार हल्का हो गया है और उनकी जिम्मेवारियां कम हो गई हैं, क्योंकि निजामत और दीवानी कार्य को बंटवारा कर दिया गया था। सेकेंड पॉइंट था कि कंपनी की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई, क्योंककि जो टैक्स राजा के माध्यम से मिलते थे, अब ये डायरेक्ट टैक्स की, दीवानी मामलों की डायरेक्ट वसूली ये जनता से करते हैं। 1765 से 1772 तक बंगाल और बिहार से 3 करोड़ उस टाइम 3 करोड़ मालगुजारी के रूप में इन्हें प्राप्त हुआ था मात्र 7 वर्षों में। तो 7 वर्षों में 65 से 72 तक ये 3 करोड़ टैक्स के रूप में मालगुजारी जमीन से प्राप्त किए थे। थर्ड पॉइंट है कि भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति ने भारतीयों को अंग्रेजों का सहायक बना दिया, और चूंकि वहां पे निजामत जैसे और भी पद थे, और कहीं न कहीं इन लोगों की नियुक्ति से यह कुछ भारतीय लोग अंग्रेजों का सहायक बन गए, जो कि आगे चल के बहुत इनको काम देने वाले थे। बंगाल का नवाब केवल नाम मात्र का शासक रह गया और अंग्रेजों की राज्य की मजबूत नींव स्थापित हो गई। बिना किसी उत्तरदायित्व के कंपनी का पूरे बंगाल पे अधिकार हो गया, और कितनी अच्छी बात है कि सिर्फ मुनाफा इनके हाथों थी और किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी भी नहीं थी, कोई उत्तरदायित्व भी नहीं था। क्योंकि जो राजा होता है, अगर उसको टैक्स मिलता है तो उसके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है, प्रजा और जनता की समस्याओं का देख रेख भी करना होता है, परंतु इनके पास तो कोई जिम्मेवारी नहीं थी। अब इससे बेनिफिट ज्यादा क्या चाहिए, और 3 करोड़ की ये वसूली भी कर लिए थे। बंगाल से प्राप्त राजस्व के माध्यम से क्लाइव ने अन्य क्षेत्रों में भी कंपनी के शासन का विस्तार करना शुरू कर दिया। दूसरे राज्यों को भी इन्होंने अपने इस पैसे की वजह से, जो इनको धन प्राप्त हुआ था बंगाल, इसीलिए बंगाल को कुबेर का खजाना उस टाइम इन लोगों ने कहा था, जो इन्हें धन प्राप्त हुआ उसके और क्षेत्र विस्तार करने में इन्होंने लगाया था। ठीक है, अब भारतीयों के दृष्टिकोण से क्या रहा था द्वैध शासन का इम्पैक्ट। तो चूंकि सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता के अभाव ने अराजकता की स्थिति को जन्म दे दिया था। अब द्वैध शासन हो गया, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई एक नहीं था, तो मतलब राजा के जो लोग थे वो अपने मनमाने वसूली करते थे, एंड दीवानी के रूप में अंग्रेजों की वसूली भी जारी थी। ठीक है, दीवानी कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा निर्दयता पूर्वक मनमाना लगान वसूल किया जाता था, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती गई। और इसी का कहीं न कहीं परिणाम रहा कि बंगाल में इतना भयानक बाद में आगे के वर्षों में देखने को
मिला था, क्योंकि उनके जो भी पास थोड़ा बहुत संचित धन थे, संपत्ति थी, सबको इन लोगों ने शोषण कर लिया था। और जब वहाँ पे अकाल पड़ा, जब वहाँ पे सूखा पड़ा, तो वहाँ के किसानों, वहाँ के लोगों को खाने के लिए अन्न तक नहीं बचे हुए थे, क्योंकि इनका एक तरह से द्वैत शासन मतलब दोहरा शोषण। द्वैत शासन का मतलब ये कि दोहरा शोषण हो रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा एंड जो वहाँ के नवाब बनाए गए थे उनके द्वारा, क्योंकि कोई जिम्मेवारी नहीं थी इनके पास, कोई इनको लगाम कसने वाला नहीं था, कोई नीति नहीं थी, कोई कानून नहीं थे, कोई सजा का प्रावधान नहीं था। तमाम यातनाओं के कारण किसानों की रुचि कृषि में कम होने लगी, जिससे कृषि का धीरे धीरे पतन होने लगा तथा गरीबी और भूखमरी की स्थिति भी आ गई। क्योंकि कृषि से इनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा था, इनके जो दिनचर्या है, भरण पोषण वो भी नहीं हो पा रहे थे, इसलिए किसान अब कृषि करने से कतराने लगे। इस प्रकार कृषि में भी कमी देखने को मिली। देसी कारीगर द्वारा बनाई वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण भी अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए जाने से कारीगरों और परंपरागत उद्योग दोनों को भारी हानि। अब सोचिए कि जो कारीगर अपने सामान को बना रहा है तो उसकी कीमत भी तो जो बना रहा है वही तय करेगा, क्योंकि उसी को पता है, उसी कारीगर को पता है कि कितनी कॉस्ट आई है, कितनी लागत आई है। जितना लागत आएगा उस हिसाब से उसका विक्रय मूल्य हो गया। परंतु अंग्रेजों ने मनमाने तरीके से अगर वो 10 का ही सामान बनाया है तो ये 5 में ही खरीदेंगे, इस हिसाब से अपना ये नीति का निर्धारण करने लगे। जिस प्रकार से क्या हुआ कि कारीगरों को भी लगा लॉस होने, मुनाफा होने, तो धीरे धीरे उन लोगों ने भी कारीगर का कार्य करना छोड़ दिए। वहीं 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा और कंपनी की तरफ से जनता को कोई सहायता भी नहीं प्राप्त किया गया, उल्टे कर्मचारियों द्वारा वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि कर दी गई, जिससे क्या हुए, लोग भूखे मर गए थे, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो 1765 से 72 तक इनका दैव शासन रहा था। 65 से 72 और 70 में अकाल फाइनली आ ही गया था। इस तरह निष्कर्ष के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि द्वैत शासन के समग्र परिणामों को देखते हुए सर जॉर्ज कार्नवालिस ने कहा कि मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1765 से 84 तक कंपनी की सरकार से अधिक झूठी तथा भ्रष्ट सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं था। और चूंकि यह रिपोर्ट जो बना के भेजते थे ब्रिटिशर्स क्राउन को, मतलब ब्रिटेन के क्राउन को, वहाँ के राजा को, तो ये झूठी बना के भेजते थे कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है, परंतु ऐसा नहीं था। ये लोग अत्यधिक, यहाँ तक कि कंपनी के जो मतलब व्यक्तिगत लोग थे, कर्मचारी थे, वो भी इनका शोषण करते थे। जैसे रॉबर्ट क्लाइव हैं तो वो मीर जाफर को गद्दे पे बैठाया या मीर कासिम को बैठाया, जिनको भी बैठाते थे उनसे ये भारी रकम की वसूली करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो राजा के खजाना थे वो भी खाली होते गए थे। यहाँ तक कि रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। उस टाइम के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से राजा से रिश्वत या घूसखोरी करते थे, वो वसूली करते थे, जिससे राजा का खजाना भी खाली हो गया और जनता के से टैक्स वसूली करके इन लोगों ने जनता का भी जो भी धन, संचित धन थे, उनको भी खत्म कर दिया, जिससे कि फाइनली जाके अकाल देखने को मिला था। तो इस प्रकार जब लॉर्ड कार्नवालिस आए गवर्नर जनरल बन के, गवर्नर बन गए, तो इन्होंने कहा कि मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि 65 से 84 जब तक कंपनी का शासन था वो बहुत ही झूठा और भ्रष्ट था, जिससे संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं होता था। द्वैत शासन के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए 1772 में ही वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनते ही द्वैत शासन को समाप्त कर दिए थे। तो इसको इन शॉर्ट, इसमें कीवर्ड अगर समझा जाए तो हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि 1764 में युद्ध हुआ, ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद दोबारा 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव को वहां की दीवानी प्रथा मिल गई एंड वहां पे शासन की जिम्मेदारी इन्होंने नवाब, कठपुतली नवाब को दे दिया। तो इस प्रकार से वहां पे द्वैत शासन की स्थापना हो गई। ठीक है, द्वैत शासन की स्थापना हो गई। उसके बाद इन लोगों ने मनमाना तरीका से 65 से लेके 72 तक शोषण किए
और इसी का परिणाम रहा कि 2 साल पहले ही 1770 में वहाँ पे अकाल पड़ गया, जिससे अकाल पड़ने से बहुत सारे लोग मर चुके थे, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों के द्वारा ना तो कोई सहायता किया गया और ना ही पहले से उनके पास कोई धन छोड़ा गया था कि वो जीवित रह सके। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इनकी कहीं न कहीं ब्रिटेन में इनकी आलोचना होने लगी, जिसकी वजह से 1772 में रॉबर्ट क्लाइव को हटा करके अब उनके स्थान पे वारन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा गया, जिन्होंने इस विभत्सकारी द्वैत शासन पद्धति को आते ही समाप्त कर दिया। ठीक है, बस यही इतने कीवर्ड हैं, इसको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन आप लोग का शॉर्ट वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है।